गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके पहले ही दिया है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करके दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया समझने से पहले पहले हम आपको ये रीढ़ की हड्डी के बारे में कुछ जानकारी, थोड़ा सा जानकारी देंगे। देखिए, ये हमारा रीढ़ का हड्डी है। तो हमारा रीढ़ का हड्डी को हम लोग एक सर्वाइकल होता है, थोरासिक होता है, लंबर होता है और सैक्रल होता है। तो ये लंबर वर्टेब्रा है। तो हमारा पीछे रीढ़ में 5 लंबर वर्टेब्रा होते हैं। उसको हम लोग L1, L2, L3, L4 और L5 बोलते हैं। तो पहले इस हम एनाटॉमी को समझते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा पूरा एक वर्टेब्रल बोन हो गया। इसको हम लोग स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, इसको पेडिकल बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं और ये वर्टेब्रल बॉडी बोलते हैं। और ये हमारा डिस्क हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक कैनाल जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेब्रल कैनाल। तो वर्टेब्रल कैनाल में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि L1 और L2 में ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है येलो येलो, ये बहुत सारा नर्व फाइबर्स निकलता है। तो इसका काम क्या होता है, जो पाँव में, कमर में, थाई में, घुटना में पेन और टेम्परेचर, तापमान और प्रेशर, ये सब सेंसरी जो होता है, सिग्नल होता है, वो इसको ये पास करता है, ये सिग्नल को कैरी करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग जैसे आप देख सकते हैं, ये आप पीछे आप बीच में आप फील करेंगे तो रीढ़ की हड्डी में आपको ये स्पाइनस प्रोसेस फील होगा। तो ये दो स्पाइनस प्रोसेस है, इसके बीच में हम लोग एक ये नीडल के जरिए, ये हमारा एक स्पाइनल नीडल बोलते हैं। ये 25 नंबर का नीडल होता है। ये देखिए, इसको हम लोग स्टीलेट बोलते हैं। और ये होता है हाइपोडर्मिक नीडल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ये दोनों रीढ़ की हड्डी है, ये दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में हम लोग जाते हैं। और जाने के बाद जो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड्स के बाहर से जो नर्व रूट निकलता है, नर्व फाइबर यानी कि तार, वायर जैसा निकलता है, तो उसमें हम लोग वहाँ उसके पास में जाके हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग्स को हम लोग वहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए, इसमें एक जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट को एक परत होता है, वो कवरिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा। तो उसको हम लोग छेद करके हम लोग अंदर जाते हैं और फिर हम लोग दवाई देते हैं। तो मेडिकली इसको हम लोग बोलते हैं सब एराक्नोइड ब्लॉक, यानी कि सब एराक्नोइड एनेस्थेसिया। तो ये तो रहा हमारा छोटा सा एनाटोमी हो गया। और जब भी हम स्पाइनल देते हैं तो स्पाइनल एनेस्थेसिया में हम लोग नॉर्मली हम लोग L3 और L4 जो वर्टेब्रा है वहाँ पे हम लोग देते हैं, क्योंकि L1 और L2 हम लोग प्रिफर नहीं करते, क्योंकि L2 और L1 के बीच में स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है। तो वहाँ पे हम लोग ये नीडल को देंगे तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने का चांसेस रहता है। तो सबसे पहले तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कैसा पेशेंट में दिया जाता है। तो कोई भी जो कमर से नीचे का जो कोई भी ऑपरेशन होना हो, जैसे हाइड्रोसिल हो, हर्निया हो, पाइल्स हो, या नी ट्रांसप्लांट हो, या नी का हड्डी हो, या फिर नीचे हमारा ये पैर का हड्डी हो, या फिर हिप जॉइंट का ऑपरेशन हो, या फिर गर्भाशय का ऑपरेशन हो, हिस्टेक्टोमी हो, या फिर सिजेरियन सेक्शन हो, या फिर अपेंडिक्स हो, तो ऐसा जब सर्जरी होता है तो उसमें हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। अब देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया का लाभ, एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो एडवांटेज होता है कि इसमें जनरल एनेस्थीसिया के कंपेयर में स्पाइनल एनेस्थीसिया में बहुत कम दवाई हम लोग को लगता है। जैसे कि हार्डली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 ml, इतना हम लोग लोकल एनेस्थेटिक इससे हम लोग का काम हो जाता है। और दूसरा बात है कि सर्जिकल ब्लड लॉस इसमें कम होता है, यानी कि सर्जरी के टाइम में जो खून का जो ब्लड का जो लॉस होना होता है वो कम हो जाता है। हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी रहता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये एकदम स्टेबल रहता है, यानी कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और दूसरा बात है, कोई पेशेंट को अगर सांस से संबंधित बीमारियां हो, या प्रेग्नेंट पेशेंट हो, या फिर एकदम मोटा पेशेंट हो, तो उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया अच्छा होता है। जैसे कि प्रेग्नेंट पेशेंट में क्या होता है कि जब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो बच्चों में भी ये एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट हो सकता है, इसीलिए
प्रेग्नेंट वुमन में ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पाइनल एनेस्थीसिया ही प्रीफर करते हैं। और ओबीस मोटा पेशेंट में फ़िलहाल टेक्निकली तो डिफ़िकल्ट होता है इंजेक्शन को लगाना, लेकिन जो मोटा पेशेंट में जो जनरल एनेस्थीसिया की वजह से सांस के संबंधित जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कम रहता है। अब देखिए इसमें और एक चीज़ है कि आपका ओवरऑल जो खर्चा है सर्जरी का, एनेस्थीसिया का, ये सब मिला जुला के खर्चा आपको कम पड़ता है। अब देखिए ये कौन कौन सा पेशेंट में हम लोग नहीं लगाते हैं, कौन कौन सा, मतलब इसको हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि ये जो रीढ़ का हड्डी है, ये दो बीच में जो चमड़ी होता है उसके उसको छेदा करके हम लोग उसके अंदर जाते हैं। तो रीढ़ का हड्डी यानी कि L3 और L4 या कोई भी लंबर रीजन में अगर आपका स्किन में अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। उसके बाद कोई ब्रेन में ट्यूमर हो तो उसमें भी हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड करते हैं, या ब्लीडिंग से संबंधित बीमारियां हो, या प्लेटलेट आपका बहुत कम हो तो उसमें भी हम लोग जनरल एनेस्थीसिया स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड करते हैं। या कोई पेशेंट अगर मान लो कहीं वार्ड भर्ती हो हॉस्पिटल में, बीपी कम होने की वजह से अगर बीपी बढ़ाने के लिए कोई दवाई दिया जा रहा है, आइनोट्रोप्स दिया जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं। अब देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया में बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन रियरली देखा जाता है, और जितना कॉम्प्लिकेशन होता है वो तुरंत स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद होता है। जैसे सबसे पहले सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी कम हो जाता है, तो उसको हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और रही बात दूसरा कि जब हम लोग यहाँ पे नीडल को ऐसे प्रिक करके देते हैं एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो आजू बाजू नर्व फाइबर के आसपास में ब्लीडिंग होने का संभावना रहता है, या फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है। लेकिन ये बहुत बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हम लोग बहुत एसेप्टिक प्रिकॉशन लेके हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। और एक चीज़ है कि टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं PDPH, यानी कि पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। ये स्पेशली 24 से 48 घंटा स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो हम लोग फ्रंटल बोलते हैं और ये पीछे ऑसिपिटल बोलते हैं, इसमें पेशेंट को हेडेक का कंप्लेन होता है। और ये स्पेशली यंग फीमेल में देखा गया है, और प्रेग्नेंट वुमन में देखा गया है, या फिर मोटा पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है और ये आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अब PDPH अगर हम लोग जितना मोटा नीडल स्पाइनल नीडल यूज़ करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन, मतलब PDPH का चांसेस बढ़ जाता है। और इसमें हमारा जो टाइप्स ऑफ नीडल, एक हमारा होता है कटिंग नीडल और एक होता है पेंसिल पॉइंट नीडल। कटिंग नीडल से PDPH का चांसेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू पेंसिल पॉइंट। देखिए ये 25 नंबर का नीडल है, इससे छोटा 26 नंबर का होता है, और इससे भी छोटा 27 नंबर का होता है। यानी कि जितना नंबर बढ़ता है उतना पतला नीडल होता है, यानी जितना पतला नीडल होता है उतना कम चांसेस होता है PDPH। लेकिन घबराइए मत, अगर PDPH होता है तो इसको हम लोग आसानी से हम लोग ट्रीट किया जा सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर आपका ये PDPH यानी कि हेडेक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम आपको 2-3 चीज़ बताते हैं, मिथ्स जो होता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद कमर में दर्द होता है। देखिए इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है कि जब भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसको कमर का बीमारी शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए कमर दर्द भी अगर होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद, ये कुछ रीजनल कॉम्प्लिकेशन की वजह से मतलब हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी का पेशेंट का स्पाइनल नहीं लग रहा है, बार बार उसको हम लोग नीडल घुसाना या फिर ट्रॉमा हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंट को बैक पेन की समस्या आ सकता है। वो भी आपका 4-5 दिन में वो ठीक हो जाता है। अब रही बात किसी को बैक पेन का प्रॉब्लम हो, अगर बहुत लंबे समय से बैक पेन का प्रॉब्लम हो, पीछे आपका रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, या फिर डिस्क का समस्या हो, या फिर लिस्थेसिस की समस्या हो, ये आपस में ये जो हड्डी है वो आपस में आगे पीछे हो जाना, उसको हम लोग लिस्थेसिस बोलते हैं, या फिर कैनाल स्टीनोसिस हो, तो ऐसा पेशेंट में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। ऐसा पेशेंट में स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद आपका कोई बीमारी में खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी तरह से हमारा वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। फिर हम एक नया वीडियो लेके जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।